हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलर्न हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम आज की क्लास में ट्रायंगल भी पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम समांतर श्रेणी के लास्ट एक्सरसाइज जो आपकी चल रही थी उसमें एक दो क्वेश्चन रह गए थे और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण को देखते हुए वो इम्पॉर्टेंट भी लग रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा। ठीक है, और फिर एग्जाम्पल देखूँगा अगर कोई ऐसा रह गया हो जो एग्ज़ाम के नज़रिए से अच्छा हो कि वहाँ पे एग्जामिनर उसको पुट करना चाहता हो और आप उस एग्जाम्पल को ना समझ पाए हों, तो ऐसा मैं देख लूँगा और आज ही क्लास में हम ट्रायंगल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्यारे बच्चों, ये 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है समांतर श्रेणी का, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा, बताऊँगा भी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित किया गया। देखो प्यारे बच्चों, मैं कथन अगर लिखूंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप उसको समझ के चलिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं रिपीट भी किए देता हूँ। एक पंक्ति के मकानों को, मकान है, क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। आप ऐसे समझिए कि ये एक पंक्ति है, इसमें मकान बने हुए हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसी तरीके से जो अंतिम जो है मकान, उसका जो नंबर दिया गया है वो 49 है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है, x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले, यानी कहीं भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मध्य में ही होगा, लेकिन x एक ऐसा ये मकान है, ये जो मकान है, ठीक है, इससे अंकित मकान से पहले मकानों की संख्याओं का योगफल। समझिए, ये जो मकान है, तो इस मकान का मैं एग्जैक्ट देखो 1 से 49 के बीच वो कोई अंक तो होगा ही, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लिख सकता हूँ डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि मुझे वो पता नहीं है ना। तो उसी जब कोई चीज़ पता नहीं होती है तो उसको एक अज्ञात राशि के रूप में मान लेते हैं। तो कह रहा है इससे पूर्व, तो देखो x से, जैसे देखो 3 से पहले क्या आया है 2, यानी 1 कम होके, इसी तरीके 49 से पहले 1 कम होके 48, तो x से पहले क्या हो जाएगा x - 1। आप समझ के चलिए, कह रहा है एक ऐसा मकान है, इससे पूर्व मकानों की संख्याओं का योग कह रहा है, तो योग करेंगे इसका। ठीक है, उसके बाद वाले, इसके बाद का कह रहा है, तो देखो x है, इसके बाद क्या आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा और ये डाट डाट चला जाएगा 49 तक। इसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। समझ के चलिए, इस x का मान इससे पहले के मकानों की संख्याओं का योग, इससे बाद की संख्याओं, बाद के मकानों की संख्याओं के योग के बराबर कह रहा है। तो प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, प्रश्नानुसार माना वह मकान x है जिससे पूर्व के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद के मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, देखो अब इसका नाम दे दें। योग के लिए हम पहले क्या समझते हैं, s, सम। किसका निकालना है, x - 1 का। ये किसके बराबर है, देखो प्यारे बच्चों, अब ये बराबर किसके हैं, इसके बाद जो अंक आ रहे हैं उसके बराबर। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें देखें तो देखो x + 1 के बाद आएगा क्या, x + 2 आएगा, फिर x + 3 आएगा, इस तरीके से आएगा। कहने का मतलब क्या है कि वो जो मान हमको प्राप्त होगा वो 1 से 49 तक तो प्राप्त होगा ही। और देखो 1 से 49 तक तो टोटल हमको दिया हुआ है, और फिर अगर यहाँ 1 से 49 बन जाएगा, 1 से 49 देखो कैसे, देखो x + 1, x + 2, x + 3, अगर x को हटा दे तो 1 + 2 + 3 + डाट डाट 49 हो रहा है, तो तब तो हम गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 से 49 तक के लिए एक बात कही गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से 49 का जो मान होगा उसको हम लिख देंगे S49। और प्यारे बच्चों, इसमें घटाएंगे किसको,
इसी x वाले मान को हम घटा देंगे, जो ये x रिपीट के रूप में आ रहा है, तो इसको हम नाम दे देंगे sx। अब प्यारे बच्चों योगफल का फार्मूला लगा लो, ठीक है। क्या हो जाएगा, n/2, देखो n का मान यही हो गया ना, n/2, और a प्लस l 1 है, और l कितना है अंतिम पद x-1 बराबर s 49 का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का मान अंतर एक ही आएगा 1 2 3 4, ठीक है। और माइनस sx जब करेंगे प्यारे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, योगफल कितना हो जाएगा यहाँ पर। आप एक ये भी काम कर सकते हैं प्यारे बच्चों, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बता दूँ, 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से डॉट डॉट अगर n पदों तक है, n पदों तक, तो प्यारे बच्चों आप डायरेक्ट उसमें Sn का फार्मूला लगा सकते हैं, n+1/2 इस तरीके से। तो मैं उसी से कर दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये नोट में आप लिख लेंगे, ठीक है। कैसे होता है आप समझ गए होंगे, क्यों, देखो कैसे आएगा, आप डायरेक्ट ये याद रखें, ये समांतर श्रेणी बन रही है, n की जगह n ही रखेंगे, a की जगह 1 रखेंगे, d की जगह दूसरा पद माइनस पहला पद करके रखेंगे, यही आएगा सल्यूशन। तो हम डायरेक्ट देखो ये करें ना, x-1 आ गया है, x-1 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, मैं इसको इस रूप में लिख दूँ, देखो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3, या इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख दूँ 1 + 2 + 3 + 4 प्लस का डॉट डॉट x-1 पदों तक बराबर 1 + 2 + 3 प्लस का डॉट डॉट 49 पदों तक, ठीक है। इसमें घटेगा क्या प्यारे बच्चों, 1 + 2 + 3 प्लस का डॉट डॉट x पदों तक, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखवाया, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट n पदों तक होगा, तो क्या है आपने सीखा है कि ये होता है n+1/2। ये कब की बात है, जब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कुछ पदों तक दिया जाए, ठीक है, अनंत पदों तक आएगा तो वो बात अलग हो जाती है, कुछ पदों तक मान कोई दिया जाए कि x-1 पद है, तो देखो जब n था तो हर जगह पे n लिखा हुआ है, तो इस जगह n की जगह क्या है, x-1 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम रखेंगे x-1। तो देखो ये हो गया, n की जगह हमने क्या रखा, x-1, इस n की जगह हम फिर क्या रखेंगे, x-1, लेकिन फार्मूले में देखो +1 है और /2 हो गया। s 49 इसी तरीके से करेंगे तो n की जगह 49 रखेंगे, तो 49 + 1/2। प्यारे बच्चों ये किनके लिए मैंने बताया ये फार्मूला, जब प्राकृतिक संख्याओं का योग n पदों तक दिया हो, n का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ x-1 है, समझ सकते हैं आप, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ x कर देंगे, बस। प्यारे बच्चों अब हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक देखो बराबर का चिन्ह है, यहाँ भी एलसीएम 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, तो बराबर के पदों में अंश से अंश कटता है, हर से हर कटता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अथवा क्या बचेगा, देखो +1 -1 कटा तो क्या बचा x, और गुणा में क्रम भिन्न में लग सकता है, इतना बचा 49 और 1 50 हो जाएगा, और माइनस ये x +1 हो गया। एक काम करें, यहाँ एलसीएम ले लिया गया है तब ये लिखा गया, ये भी एलसीएम, अब ये कैंसिल कर दें, आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो क्या बचा है x-1। प्यारे बच्चों हमको इसी x का मान निकालना है, क्योंकि इसी को माना है हमने, तो x-1 इधर क्या बचा, 49 × 50 करेंगे प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो 50 है, ठीक है, तो इसको क्या हम 100/2 लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे तो आप 5 से गुणा कराएं, 0 लगा दें, 100/2 को 4900 का आधा, ठीक है, यानी 2450 लिखेंगे।
और माइनस का x, x प्लस 1 है। अब प्यारे बच्चों गुणा कराओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 2450, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया x। देखो दोनों पक्षों में समान पद समान चिन्ह के साथ कटते हैं, तो देखो समान पद x, x है, समान चिन्ह है, तो ये कट गया। लेकिन इसको मत काट देना, क्यों? क्योंकि इनमें विपरीत चिन्ह है, ये प्लस का है माइनस का है। इधर आएगा तो x स्क्वायर जुड़ के 2x स्क्वायर हो जाएगा, इधर 2450 बचेगा। ये गुणा में है, भाग में जाएगा तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1225 आया है प्यारे बच्चों। एक्स स्क्वायर का मान 1225, लेकिन हमको प्यारे बच्चों x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर दूं या बता दूं? देखो 1225 के वर्गमूल करो, 5 2 7 2 9 1 10, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 25, 5 चौको 20, 5 9 45, 7 7 49, 7 एकम 7। वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं। देखो 7 का एक जोड़ा, 5 का एक जोड़ा, तो 5 गुणे 7 लिखेंगे, यानी हम डायरेक्ट लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर 1225 आया है, तो x का मान क्या होगा, ये वर्गमूल निकालेंगे हम, और ये मान आ जाएगा 35। ठीक है, कैसे आया मैंने बता दिया है। वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं, लेकिन समान पदों के। ये नहीं कि 5 लो 7 लो जोड़ा बना दो, नहीं, समान पदों के 2 2 के जोड़े बनते हैं। इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, आपस में गुणा करके लिख दें। यहाँ पे कोई और अंक होता अगर, तो जैसे 3 आ जाता तो 3 के 2 पद होते तो एक बार लिखते, लेकिन अगर एक ही बार आता तो उसको हम रूट में करके छोड़ देते, 35√3 करके छोड़ देते। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 35। इसी क्रम को बढ़ाते हुए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 भी देखेंगे, मगर इसका सल्यूशन आप करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिगर में बना दूं थोड़ा सा, ठीक है, इस रूप में बना हुआ है। ठीक, इस रूप में है। ठीक है, कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि इस रूप में बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे इस रूप में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा, मतलब कि ये कह रहा है कि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इस रूप में ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, फिगर मैंने केवल समझाने के लिए बनाया है, बिल्कुल मैं बनाने लगूंगा वैसे ही तो टाइम लगेगा, तो आप केवल इतना समझें। ठीक, ये 50 मीटर है। ठीक है, और जो ये चौड़ाई है ये 1/2 मीटर है। ठीक, और जो इसकी ऊंचाई है ये वाली, ठीक है, ये 1/4 मीटर है। आप इतना समझे। और सीढ़ियाँ में 15 बनी हुई हैं सीढ़ियाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। तो जो जो ज्ञात हैं उनको लिखते हैं पहले। प्रश्नानुसार फुटबॉल के एक मैदान में एक छोटा चबूतरा ये बना है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हैं। प्रश्नानुसार चबूतरे में सीढ़ियों की संख्या बराबर
15। ठीक, इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। सीढ़ी, वो भी प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई बराबर 50 मीटर। ठीक, प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है। प्रत्येक सीढ़ी में चढ़ाई बोले या इसी को हम प्यारे बच्चों ऊंचाई भी बोल सकते हैं, 1/4 मीटर है। मात्रक सेम होने चाहिए। और 1/2 मीटर का फैलाव है, यानी प्रत्येक सीढ़ी में फैलाव का मतलब ही क्या हुआ, चौड़ाई से। ये कितना है, 1/2 मीटर। कह रहा है चबूतरे को बनाने में, चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन आपको ये बताना है। तो प्यारे बच्चों, आयतन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये कंक्रीट से बना है, बता दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, हम एक सीढ़ी का निकाल लें और 15 से उसका मल्टीपल कर दें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब आप समझिए, घरों में आपके जिसको बोलते हैं जीना, ठीक है, तो उसमें सीढ़ियाँ होती हैं। मैंने उसी को बनाने की केवल कोशिश की है, लेकिन भली भांत नहीं बनाया हूँ। ठीक है, आप ऐसे समझे, क्योंकि सीढ़ियाँ और जीना तो आप जानते ही हैं, घरों में जो छत में जाने के लिए जो जीने बने होते हैं उनको बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे। तो जो सीढ़ियाँ, जो पायदान होते हैं, उनकी संख्या है कितनी, 15। ठीक है, जो सीढ़ियाँ हैं छत में जाने के लिए वो 15 हैं। और देखो, जो सीढ़ी होती है कुछ लंबी होती है, तो उसकी लंबाई 50 मीटर दी है। और जब आप पैर रखते हैं, ठीक है, जब पैर रखते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं, तो वो जो ऊंचाई है प्रत्येक सीढ़ी की, वो 1/4 मीटर है। और जो सीढ़ी लंबी है उसकी कुछ चौड़ाई भी होगी। ठीक है, तो वो चौड़ाई आपको 1/2 मीटर की दी गई है। लेकिन जब आयतन की बात होगी प्यारे बच्चों, तो देखो 1/2 ये है, पहले जब सीढ़ी का हम निकालेंगे, लेकिन जब दूसरी का निकालेंगे तो 1/2 ये, तो देखो चौड़ाई बढ़ जाएगी। फिर आगे 1/2, क्योंकि प्रत्येक सीढ़ी का फैलाव है, तो कहने को मतलब 1/2 का ये अंतराल आएगा। तो यही हमारा क्या है, सार्वांतर। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, हम निकालेंगे कुल 15 सीढ़ियों का योग पहले निकालें। ठीक है, तो योग के लिए S15 करेंगे, क्या हो जाएगा, n/2। ठीक है, या S15 निकालें, तो S15 के लिए पहले हम सीरीज बना लेंगे ना। 1 मिनट, पहले इसके लिए सीरीज बनाएं। तो क्या हो जाएगा, देखो, पहले हम निकालें इसका आयतन। तो आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रथम सीढ़ी का हम निकालें, प्रथम सीढ़ी का आयतन होता है प्यारे बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखो, पहली सीढ़ी का है तो कितना निकलेगा, लंबाई वही है, चौड़ाई आपके 1/2 है, ऊंचाई 1/4 है। ठीक, द्वितीय कहें या दूसरी कहें, देखो हम सीरीज पहले बनाएंगे। ठीक है, तो 50 तो वही रहेगा। इस बार मगर देखो आयतन निकाल रहे हैं, तो देखो किस में प्रभाव पड़ेगा, तो 1/2 तो ये है ही, 1/2 ये बढ़ जाएगा, यानी 1/2 + 1/2 हो जाएगा, इंटू 1/4 हो जाएगा। तृतीय सीढ़ी का जब निकालेंगे आप, तो ये 50 तो रहेगा ही, ये इस बार 1/2 + 1/2 + 1/2 और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, आप समझ लीजिए। पहले में फैलाव इतना है, जब आयतन निकालेंगे तो 1/2 दूसरे के लिए इतना हो जाएगा आयतन ना, क्योंकि कंक्रीट जो डालेंगे जो चबूतरा बनाने के लिए पूरा फैलेगा। जब तृतीय के लिए निकालेंगे तो इन दोनों के साथ इसका भी योग करेंगे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों देख रहे हैं कि 1/2 का ही अंतराल आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास 15 सीढ़ी हैं। ठीक है, तो आप नीचे नोट डाउन करेंगे, तो आप लिखेंगे प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी है, अतः 15 सीढ़ियों
द्वारा बने चबूतरे का आयतन। चबूतरे का आयतन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 15 गुणे S कितना है? S 15 कर लें, S 15, तो देखो 15 कर लिया। इसके लिए देखो प्यारे बच्चों अंतर कहाँ पे आ रहा है? देखो 50 तो पड़ा ही रहेगा, 1/4 पड़ा ही रहेगा। मैं ऐसे बता रहा हूँ, देखो 50 1/4, 50 1/4, 50 1/4, ये तो सभी में आ रहा है, तो एक कॉमन हो गया। तो बचेगा प्यारे बच्चों अंदर क्या? देखो 1/2 प्लस, देखो 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 प्लस 1/2 1, 1 में 1/2 जोड़ा तो 3/2 प्लस का डाट डाट करके आप छोड़ दें इसको। अब प्यारे बच्चों देखो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? एक काम करें आप जब इस 15 लिख चुके हैं तो ये 15 हटा दीजिए। यहाँ पे आप लिख लेना 15 पदों तक, 15 पदों तक, ठीक है? तो S 15 ही हो जाएगा, ठीक है? S 15 ही हो जाएगा, ऐसे लिखें, ठीक है? इस रूप में आयतन, ठीक है? देखो S 15 हो जाएगा और साथ में आपका ये लिख लें 50 गुणे 1/4, ठीक है? ये चीज़ हो गई। अब प्यारे बच्चों 50 × 50, 50/4 पड़ा रहेगा। ये बनेगी आपकी, क्या बनेगी यहाँ से? समांतर श्रेणी। तो देखो क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a, a का मान 1/2 प्लस का n-1 × d, d का मान 1 में 1/2, यानी 1/2 का फैलाव है, आप उसको निकाल लेना, ठीक है? इतना हो गया, ठीक। अब मैं इसी का हल यहाँ आप नीचे जस्ट नोट डाउन करते आएंगे, मैं यहाँ पे बताता हूँ कितना हुआ। देखो 50/4, इसके बाद 15/2 ब्रैकेट में है, देखो 2 × 2 और 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? 1 प्लस 15 में 1 गया तो 14 बचेगा और गुणा 1/2 है। तो प्यारे बच्चों 2 × 14, तो 50/4 सब गुणा में है। ये 7 × 7 और 1 8 हो गया। देखो 4 दूनी 8 से ये डायरेक्ट कट गया गुणा में। गुणा कराएंगे 15 × 5 75 आएगा, 1 0 लगा देंगे। देखो सभी मात्रक एक ही थे मीटर में, तो इसलिए चेंज नहीं किया गया। और आयतन जो आता है वो घन मीटर में आता है, चाहे ये लिखें और चाहे लिखें ऐसे घन मीटर, ठीक? अथवा करके, ठीक? बटे में मत लिख देना, चाहे ये लिखना आप चाहे ये लिखना, ठीक है? तो ये हो गया आपका, ठीक है? आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। और प्यारे बच्चों मैंने इसका एक एग्जाम्पल देखा है, परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा सवाल बन सकता है, तो बस उसको बता के मैं नया चैप्टर आज स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? तो देखते हैं उसको भी। देखो जो 5E है आपकी एक्सरसाइज प्यारे बच्चों, वो मिसलेनियस है, उसको आप पढ़ चुके हैं। जो वही क्वेश्चंस होते हैं उसमें, केवल तरीका वही होता है, संख्यात्मक मान बदले होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। इसलिए मैं उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि उससे रिलेटेड मैंने ना कराया हो, ठीक है? इसलिए मैं उस एक्सरसाइज को नहीं कराऊंगा। देखो मैं एग्जाम्पल 14 बता रहा हूँ आपको। कह रहा है, देखो रुपए 1000 की एक धनराशि है, धनराशि जिसको हम मूलधन भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये दिया हुआ है 1000 रुपये और वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक है और साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ये आपको दिया हुआ है 8%, ठीक है? कह रहा प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, क्या ये ब्याज एक समांतर श्रेणी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। पहले तो आपको दिखाना है कि ये समांतर श्रेणी बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर बन रही है तो 30 वर्ष के अंत में 30 वर्ष के अंत में ब्याज। तो प्यारे बच्चों अगर हमको समांतर श्रेणी प्राप्त करनी है तो देखो वार्षिक हमको दिया हुआ है, तो
तो पहले वर्ष का हम निकाल लें साधारण ब्याज। ठीक है, तो आपने एक फार्मूला साधारण ब्याज के लिए पढ़ा होगा, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, मूलधन या धनराशि इसको बोलते हैं, गुणे दर, वो भी वार्षिक होती है ये, गुणे समय और बटे 100। इसको इस रूप में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पेमेंट हो गया, ये रेट हो गया, ये टाइम हो गया, बटे 100, PRT बटे 100 भी बोलते हैं। तो प्रथम वर्ष के लिए हम पहले निकालेंगे, प्रथम वर्ष के लिए अब ब्याज लिखने का मतलब साधारण ब्याज है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखो मूलधन गुणा दर वही है, समय 1 वर्ष है, बटे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 के 8, 8 दहमा 80, ये रुपए में आएगा। द्वितीय वर्ष के लिए निकाले, क्यों, क्योंकि हमको बताना है ना कि क्या ये समांतर श्रेणी बनाते हैं, यदि बना रहे हैं तब ये करना है। तो द्वितीय वर्ष के लिए निकालें, द्वितीय वर्ष के लिए ब्याज निकालें प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, मूलधन वही, दर वही, समय हो जाएगा 2 बटा 100, 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, दहमा 160 रुपये। अब देखो 2 में आ गए तो आप नीचे नोट डाउन करना है। इसी प्रकार तीसरे वर्ष में, क्योंकि 3 पद तक निकालना जरूरी होता है, इसी प्रकार तृतीय वर्ष के लिए, तृतीय वर्ष में ब्याज, देखो मैं यहीं पे बता देता हूँ, अंतर कहाँ आएगा, जहाँ 2 है, देखो पहले वर्ष में 1 था, दूसरे वर्ष में 2, तो तीसरे में 3 हो जाएगा, तो जो 8 दूनी 16 हुआ वो अतिरिक्त 24 हो जाएगा, 24 का गुणा 10 में करेंगे तो 240 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों डाट, तो देखो 80 आया, ठीक, फिर 160 आया, फिर 240 आया, डाट आएगा। अंतर देखो 80 का है, जीरो अगर हम भूल जाए तो 8 + 8 16, 16 8 24, यानी 160 में 80 घटाओ तो 80, 240 में 160 घटाओ तो 80, यानी ये जो प्राप्त श्रेणी है, प्राप्त श्रेणी समांतर है, समांतर श्रेणी है। ठीक, अब इसके नीचे नोट डाउन करेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ, अतः 30 वर्ष के अंत में, 30 वर्ष के अंत में ब्याज, तो प्यारे बच्चों योग नहीं कह रहा है कि 30 वर्ष के अंत तक का योग बताओ, 30वें वर्ष का है या 30 वर्ष के अंत में ब्याज, तो A30 पूछ रहे हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, A + 29D हो जाएगा। प्यारे बच्चों A का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 80 + 29, और D का मान भी 80 ही होगा। प्यारे बच्चों 80 चाहे तो कॉमन कर लें, फ़ायदा मिलेगा आपको, तो यहाँ कुछ 1 बचेगा, यहाँ 29, ये तो कॉमन ही हो गया है, 1 से गुणा कराएंगे वही रहेगा, 80 गुणे 29 31, 2 जीरो पड़ा रहेगा, 3 × 8 24, ये 2400 रुपये आएगा प्यारे बच्चों, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और मैंने बखूबी आपको समांतर श्रेणी का चैप्टर पढ़ाया है। ठीक है, बाकी आप एग्जाम्पल को देखें, जो एक्सरसाइज कराई उनको भी देखें, केवल आप कथन को इग्नोर ना करें कि क्या पूछ रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं। जब तक योग ना कहें तब तक एस नहीं लगाना है। ठीक है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम त्रिभुज ट्रायंगल, ये आपका नया चैप्टर है, एक्सरसाइज 6। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ज्यामिति से बच्चे दूर भागते हैं, ऐसा नहीं करना हमको। ठीक है, ज्यामिति को रटना नहीं है, चीज़ों को समझ के चलना है हमको। ठीक है, चीज़ों को समझ के चलना है। आज से क्लास ये स्टार्ट हो गई है चैप्टर 6 के लिए। ठीक है, तो पहले उसको लिख देते हैं, चैप्टर 6 है,
एक्सरसाइज 6A होगी इसमें, और चैप्टर का नाम है त्रिभुज। जैसा कि आप इस शब्द से ही परिभाषा बना सकते हैं, तीन भुज, भुजाएं, तीन भुजाएं जिसमें सम्मिलित हों, ठीक है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल्स लिखेंगे बहुवचन के रूप में, क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों कई त्रिभुज हम पढ़ेंगे इसमें, तो ट्रायंगल्स, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलिए हम समझते हैं, ठीक है। इसमें बात आई है समरूपता की। तो प्यारे बच्चों पहले हम त्रिभुज को जान लें, ठीक है। त्रिभुज, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, तीन भुज, भुजाएं, तीन भुजाएं, लेकिन तीन भुजाएं ऐसे तो है नहीं कि ये खींच दिया ये बन गया त्रिभुज, ऐसा तो है नहीं। कहने का मतलब ये हो कि तीन, जो देखो जब रेखाएं होती हैं तो ये कैसे होती हैं, बिंदु से हमें रेखा प्राप्त होती है। सबसे पहले अगर हम चैप्टर में त्रिभुज पढ़ना है तो सबसे पहले हम जानेंगे बिंदु क्या है, ठीक है। मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। बिंदु ये हो गया आपका, ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब कुछ नगण्य मान ली जाए या समान मान ली जाए, एक पॉइंट के रूप में है, तो इसी को बिंदु बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रेखा, ठीक है। बिंदु तो आप समझ ही गए, ठीक है। रेखा आप समझे, मैं केवल परिभाषा के रूप में आपको बता देता हूँ, ठीक है। रेखा क्या होती है प्यारे बच्चों, तो एक बिंदु से प्रारंभ होकर, देखो एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत बिंदु तक जाने वाली या अनंत बिंदु को मिलाने वाली, ठीक है। देखो एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली, जो ये इसको हम क्या मान लें, देखो अगर रेखा कह देंगे तो रेखा की परिभाषा नहीं बनेगी, तो एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जो जाए उसको हम क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। रेखा खंड आता है इसी में। इन चीज़ों को आप अगर लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेखाखंड क्या होता है, जो ये रेखा हो गई तो इसके सीमित भाग को, यानी इसका नाम दे दें कि 2 मीटर 3 मीटर, ठीक है, तो नाम दे दिया जाए, तो रेखा के सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से किरण आती है, और रेखा को प्यारे बच्चों इस रूप में ऐसे हम लिख देते हैं AB, ये हमारी रेखा है दो बिंदु के बीच की, ठीक है। किरण के लिए हमारा ये होता है, चाहे ऐसे बना लें हम, चाहे ऐसे बना लें, ये किरण होते हैं, ठीक है। ये एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, ठीक है। और ये रेखा क्या होती है, एक बिंदु से निकलकर ये अनंत तक तो जा सकती है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, एक बिंदु से या बिंदुओं को मिलाना रेखा कहलाती है, ठीक है। और किरण एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाले को किरण कहते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। इसी में हम जानेंगे प्यारे बच्चों संरेख और असंरेख। पहले देखो मैं परिभाषा आपको स्पष्ट किए देता हूँ, आप चाहे अगर नोट डाउन करना है तो आप देखो वीडियो को पॉज करिए, सुनते जाइए ऑडियो को, उसको आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। बिंदु क्या है, ऐसा देखो बिंदु के लिए हम कह रहे हैं जिसकी लंबाई, मोटाई, ऊंचाई, चौड़ाई सब कुछ नगण्य हो, ठीक है, उसको बिंदु कह दिया गया। रेखा एक बिंदु है, 2 बिंदु, 3 बिंदु, इसी तरीके यानी बिंदुओं को मिलाना रेखा कहलाती है। रेखाखंड क्या है, रेखा के सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं या परिमित भाग को, ठीक है। किरण क्या है, एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। संरेख रेखा में, यानी एक ही जो बिंदु हों वो एक ही रेखा में हों, ऐसे कोई भी ऊपर नीचे ना हो। संरेख का मतलब क्या होता है, जब सभी बिंदु एक ही समान रेखा में उपस्थित हों तो उन बिंदुओं को संरेख कहते हैं, ठीक है।
असंरेख, असंरेख, असंरेख क्या होता है? जब बिंदु एक सरल रेखा में ना हो, जब बिंदु एक सरल रेखा में ना हो, कहने का मतलब ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ हो जाए, एक रेखा जो ये बन रही थी तो इस रेखा में ना होकर जिगजैग मोशन में हो जाए या उस रेखा से इधर इधर हो जाए, ठीक है। तो अब यहीं पे आप एक नोट लिख लीजिएगा कि संरेख बिंदु या समरेख, बात वही है, संरेख बिंदुओं, संरेख बिंदुओं से त्रिभुज का निर्माण असंभव है, असंभव है। अर्थात संरेख बिंदुओं से कोई भी त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कैसे? यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, जब एक ही रेखा में हो गए तो किसी ने कहा देखो एक रेखा ये खींच दी, एक रेखा ये खींच दी, एक रेखा ये खींच दी, बन गया त्रिभुज? नहीं। तीन भुजाएं तो आपने बता दी कि ये ए बी, बी सी, सी डी, लेकिन संरेख है ना, और संरेख में जब बिंदु एक ही सरल रेखा में होते हैं तो उस कंडीशन में हमको त्रिभुज नहीं प्राप्त होगा, इसलिए मैंने इस पॉइंट को लिखा है। असंरेख बिंदु से तो हम बना सकते हैं, और एक त्रिभुज का निर्माण करने के लिए ये भी आप पॉइंट लिख लीजिएगा, एक त्रिभुज का निर्माण करने के लिए, एक त्रिभुज का निर्माण तीन असंरेख बिंदुओं से होता है। देखो, एक यहाँ खींचा, किसी ने इसमें खींच दिया, लेकिन इधर एक खींच दिया, तो देखो इनको जब मिलाएंगे तो देखो ये त्रिभुज बन गया, बन गया ना। देखो, इसका नाम दे सकते हैं। कोई बच्चा ऐसे ऐसे बना दिया तो इसको ऐसे कर दिया इस रूप में, तो ये भी त्रिभुज हो गया। तो कहने का मतलब संरेख बिंदुओं से किसी भी प्रकार से त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते हैं, असंरेख बिंदुओं से हम त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे, और एक त्रिभुज के निर्माण के लिए कम से कम तीन असंरेख बिंदुओं का होना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट आप कुछ नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ से त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है कि तीन भुजाएं हों लेकिन वो किसी कोण पर मिलने। देखो ना, इनके मध्य कोई कोण होगा, इनके मध्य भी कोण होगा, इनके मध्य भी कोण होगा, कहने मतलब ये एक रेखा ए बी हो गई, ए बी, ये बी सी, ये सी ए या ए सी बोले, तो तीन रेखाएं जो हैं ये किसी कोण पर मिल रही हैं। यहाँ भी अगर नामकरण कर दें तो देखो एक कोण ये, एक ये, एक ये, यानी कि त्रिभुज का निर्माण करने, अभी तक तो ये आप समझ गए कि संरेख से त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, असंरेख से होगा, और असंरेख जब होगा तो त्रिभुज निर्मित होगा, लेकिन कम से कम तीन असंरेख होंगे तो ही हमारा त्रिभुज संभव है, दो से नहीं है, क्योंकि नाम ही है त्रिभुज। तो त्रिभुज की अब परिभाषा क्या होगी प्यारे बच्चों? त्रिभुज की परिभाषा, ट्रायंगल की परिभाषा ये होगी कि तीन रेखाओं का झुकाव, तीन रेखाओं का झुकाव, या तीन रेखाएं इस प्रकार हों कि जो किसी कोण पर मिलती हों, जो किसी कोण पर मिलती हों, तो इस प्रकार की आकृति जो प्राप्त होगी वह त्रिभुज की होगी। तो परिभाषा के रूप में आपको रटना नहीं है, केवल आप लिख सकते हैं कि तीन असंरेख बिंदुओं से होकर त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, और तीन भुजाओं का झुकाव या तीन रेखाओं का भुजाएं कहो या रेखाएं कहो, तीन रेखाओं का झुकाव जो किसी कोण पर झुकी हों, तो इस प्रकार हमको त्रिभुज की आकृति प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, इसी में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको समरूपता की दूंगा, और कल इस चैप्टर का शुभारंभ 6A पूरी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़े समय उसकी ओर मैं आज की क्लास में बता दूं। समरूपता, समरूपता क्या है? समरूपता क्या है? सिमिलरिटी इसको बोलते हैं, सिमिलरिटी, ठीक है। समरूपता, जैसे एक बच्चे ने ये रेखा खींच दी ए बी और कह दिया ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक। दूसरे बच्चे ने क्या किया?
या तो इससे बड़ी खींच दी, इसका नाम उसने CD रख दिया और बता दिया कि ये 15 सेंटीमीटर है। लेकिन एक बच्चे ने क्या किया कि इससे छोटी रेखा खींच के बता दिया कि ये हमारे नाम EF रख दिया और ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो समरूपता, समान रूप हो, रूप समान होना चाहिए। ऐसे है तो ऐसे बनाएंगे, सीधी बनी है तो सीधी बनाएंगे। ये मायने नहीं रखता है कि रेखा कितनी लंबाई की है, उसका रूप समान होना चाहिए, उसका रूप समान होना चाहिए। तो वो कहते हैं हम समरूपता, सिमिलरिटी, यानी कि समान रूप हो उसका। किसी बच्चे ने त्रिभुज ऐसे बना दिया, ठीक है, ABC, और बता दिया कि ये समबाहु है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और ये तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। आप आगे सब सीखेंगे। और किसी ने इससे छोटा बना दिया, उसने भी बता दिया कि नहीं ये समबाहु ही है, तीनों कोण भी बराबर होंगे। और किसी ने इन सबसे बड़ा बना दिया, ठीक, उसने भी यही बता दिया कि ये समबाहु है। ठीक, तो समरूपता का मतलब ही होता है कि रूप समान होना चाहिए। ये किसी भी आकृति के लिए हो सकता है। जैसे ये वर्ग हमने इस तरीके बनाया कि आमने सामने नहीं, सभी भुजाएं इसमें बराबर होती हैं वर्ग में, ठीक है, वर्ग में। और एक किसी बच्चे ने वर्ग इस रूप में बना दिया, ठीक, इस रूप में। तो इसमें भी उसने बताया कि आमने सामने की भुजा बराबर, वो सभी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। ये वर्ग हुआ, वर्ग है, ठीक, ये A वर्ग B, नाम दिया है केवल, वर्ग A वर्ग B। और समरूपता जो होती है प्यारे बच्चों, उसका जो साइन होता है वो इस रूप में दिखा देते हैं कि ये समरूप है, ठीक है, इस रूप में ऐसे लगा देते हैं, ठीक। तो ये समरूपता की पहचान है। आयत में अगर बनाना हो प्यारे बच्चों, तो आयत के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ। इस रूप में किसी बच्चे ने बना दिया, ठीक है, किसी ने इससे छोटा बना दिया। आमने सामने किस में भुजा बराबर होती है, ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये आयत होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखना होगा तो हम लिखेंगे वर्ग A समरूप है वर्ग B। बस इस तरीके से हमको जानना है। तो आज की क्लास में आपने बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, संरेख, असंरेख, त्रिभुज जाना। उसके बाद समरूपता की और थोड़े से हल्की नज़र भी देखी कि समरूपता होती क्या है। रूप समान होना चाहिए, आकार कुछ भी हो, रूप समान होना चाहिए, आकार कुछ भी हो, ठीक है। तो चाहे वो रेखा के क्रम में हो, चाहे वो त्रिभुज के क्रम में हो, चाहे वर्ग के क्रम में हो, चाहे आयत के क्रम में हो। अभी आगे और सीखेंगे, जैसे आएगा समांतर आएगा, समलंब आएगा, कुछ भी हो। तो कहने का मतलब समरूपता क्या है कि रूप समान होना चाहिए। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और नए चैप्टर 6 में हम त्रिभुज में एंट्री कर चुके हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए, चीज़ों को समझते हुए चलते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।